प्यारे विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लेखिका और उनके साथी लायुंग में रुके थे और लायुंग में भी तीस्ता नदी के किनारे लकड़ी के बने हुए घर में वो ठहरे और लेखिका ने अपने हाथ पैर धोकर तीस्ता नदी के किनारे बैठकर प्रकृति दृश्य का आनंद लिया था। उसके बाद लेखिका के मन में आया कि हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं बल्कि दर्शक बन गया था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आगे देखिए, अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुँचे। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी महक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी चलाने गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। तर्क अंधेरा होने लगा था। तीस्ता जो डगमगाती शिला और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक हम पहुँचे थे और जो मन की कमजोरी थी वो सभी गायब हो गई थी। धीरे धीरे रात हो गई थी, लेकिन जितेन नार्गे के मन में नाचने की का मन हुआ और नाचने के साथ साथ इतना मोहक दृश्य पैदा हो गया जिसके कारण जो लेखिका की सहेली थी मणि, उसका मन भी नाचने के लिए आतुर हो गया और उसने इतना सुंदर नृत्य किया कि लेखिका का मन आनंद से भर गया और यह भी पूछा कि आपके अंदर जो ये नृत्य का इतना अच्छा आनंद है वो कहाँ से आता है, ऐसा उन्होंने पूछ लिया। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य तीस्ता नदी के शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी और अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं थे। कि सुबह तीस्ता नदी के साथ धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। वहाँ के जो लोग थे उनकी आजीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती करते थे, दारू का व्यापार करते थे। और जो ये लायुंग थी वो समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे और हम समतल क्षेत्र से गए हुए लोग हमारे लिए बर्फ को अपनी आंखों से स्पर्श देखना किसी जन्नत से कम नहीं था। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे यहाँ सर्द या बर्फ मिल जाएगी। वहाँ सिक्किमी युवक ने लेखिका को बताया कि आजकल प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया है। प्रदूषण के बढ़ने के कारण जो बर्फ है वो बहुत कम यहाँ दिखाई देती है। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो
कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। तो उस सिक्किमी युवक ने लेखक को बताया कि आपको बर्फ देखने के लिए कटाव जाना होगा, और कटाव को यानी भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कटाव टूरिस्ट स्पॉट नहीं था क्योंकि वो क्षेत्र अभी तक सुर्खियों में नहीं आया था, अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लाइन में से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुक कर लिया था। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। अर्थात कटाव जो लाइन जब 500 फीट ऊंचाई पर था, करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे कुछ बातें कर रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर से बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक हैरानी से देख रही थी, खुशी पूर्वक देख रही थी। बाहर एक गाय टहल रही थी और बाहर रखा हुआ थैले में कुछ सामान को वो अपने मुंह में ले जा रही थी। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव का रास्ता और खतरनाक था, और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। रास्ते बहुत खतरनाक थे, कटाव की तरफ आगे बढ़ रही थी और जितेन बिल्कुल ध्यान से गाड़ी चला रहा था। और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड डाइवर्स स्पीड। अर्थात वहाँ कठिन रास्ते थे, कटाव की चढ़ाई या ऊंचाई बहुत अधिक थी और वहाँ जगह जगह सावधानियाँ लिखी हुई थी, चेतावनी लिखी हुई थी। वहाँ लिखा था इफ़ यू आर मैरिड डाइवर्स स्पीड। अर्थात यदि आप शादीशुदा हैं, अर्थात यदि आपका परिवार है, तो आप ध्यान से या कम स्पीड में गाड़ी चलाएं। थोड़ी दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी दुर्घटना से देर भली सावधानी से मोट ली। थोड़ा सा हम आगे बढ़े, एक चेतावनी और लिखी हुई नजर आई कि लिखा था कि दुर्घटना से देर। अर्थात दुर्घटना होने से अच्छा है कि थोड़ा देरी से पहुंचा जाए, और यदि हम देरी से पहुंच जाएंगे तो सावधानी से मोट ली तो हमारी मौत टल जाएगी। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छंटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नारगे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सलीम मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। तो मणि ने बताया कि जो स्विट्जरलैंड है इतना सुंदर नहीं है जितना कटाव, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड घूम आई थी। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिखाई दे रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर पची रह गई थी और कहीं वह धूप में बह गई हो। नारगे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है भैया बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल कर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड़। एक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम छोड़ की, बहुत अच्छा। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया से दे मलाइस्ता हूँ छू बता, तुम्हारा प्यार मुझे इस तरह रुलाता है। चाहूँ और बिखरी है बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को भी जी भर कर देखूं।
पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाऊ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, अर्थात लेखिका का मन भी था बर्फ के अंदर आनंद लेने का, लेकिन लेखिका के पास वैसे जूते नहीं थे, कपड़े नहीं थे, और वहाँ जूते और कपड़े किराए पर मिलते भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि वह क्षेत्र अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था, अर्थात वहाँ जो सैलानी नहीं आने लगे थे अभी। धनाधन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब जगह सुख हो का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों को अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की है कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। और उसने क्या कहा कि जो हिम शिखर हैं, जो पर्वत हैं, जो बर्फ से ढके हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये तो एशिया के जल स्तंभ है। अर्थात क्यों? क्योंकि ये जब धूप निकलने से ये हिम शिखर पिघलते हैं और इनका पिघला हुआ जो पानी है पूरे एशिया महाद्वीप में पहुंचता है। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब तराई तराई मचती है तो ये बर्फ शिलाएँ पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों की तरह उतरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मैंने बताया कि ये जो हिम शिखर है धूप निकलने से पिघल जाते हैं और जब गर्मी के कारण हम लोगों का बुरा हाल होता है, तराई तराई मच जाती है, हमारे जो कंठ हैं वो सूख जाते हैं, तो उस समय यही जलधारा हमारे सूखे कंठों को राहत पहुंचाती है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। ठीक है, मणि ने क्या है बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से कहा अपना माथा चलाते हुए कि इन नदियों का न जाने हमारे ऊपर कितना ऋण चढ़ा हुआ है, नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है, सौपन जगाते उन लम्हों से मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती हुई पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अंत परतों को छिलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा। तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया कि यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रही है। अर्थात जैसे जैसे आगे बढ़े, आगे क्या था, बॉर्डर एरिया था, चीन की सीमा हमारे देश से लगी हुई थी और वहाँ इतनी कड़ी ठंड में फौजी पहरा दे रहा था। अचानक मणि ने उनसे पूछ लिया कि इतनी कड़ी ठंड में आप कैसे यहाँ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो उस फौजी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि हम यहाँ इसलिए ठंड में पहरा दे रहे हैं ताकि आप अपने घरों में आराम से अपनी चैन की नींद सो सके, इसलिए हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी बेटुल्ला अर्थात फिर मिलेंगे, ये नेपाली भाषा का शब्द है फेरी बेटुल्ला। कहते हुए जीते ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था वी गिवर आवर टुडे फॉर योर टुमारो, अर्थात हम आज अपना यहाँ लुटा रहे हैं ताकि जो आपका आने वाला कल है सुखमय हो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पोष और माघ में भी जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। अर्थात हमारा मन उदास हुआ। क्यों? क्योंकि पोष और माघ अर्थात दिसंबर और जनवरी के जो बहुत ही ठंडे महीने होते हैं उनमें सब कुछ जम जाता है केवल पेट्रोल के,
और हम उसमें कांपने लग जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो लगभग सारा साल बर्फ रहती है और फिर भी ये लोग किस प्रकार तैनात रहते हैं हमारी रक्षा के लिए। जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर, जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियता और रोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा कि फूलों की सेज रखी हो। ठीक है, जितेन नार्गे ने बताया कि यहाँ 15 दिन के अंदर इतने फूल खिलाएंगे कि ऐसा लगेगा कि मानो इस घाटी में फूलों की सेज लगा रखी हो। यहाँ रास्ते पेशा चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियाँ वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख में चोली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप। जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। कि जैसे जैसे हम युमथांग के वापस लौटने लगे और जो प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक नज़ारा हमने देखा था, और अब उसके सामने युमथांग कुछ फीका, यथार्थ युमथांग की सुंदरता कुछ कम दिखाई देने लगी थी। वहाँ एक युवती, एक महिला कुछ चिप्स वगैरह बेच रही थी और लेखिका ने उससे पूछा कि क्या आप सिक्किमी हो? तो उसने बहुत ही दृढ़ हृदय के साथ जवाब दिया, मैं सिक्किमी नहीं, मैं तो इंडियन होता, तो मैं भारतीय हूँ। उसने ऐसा जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किमी के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र और हुआ था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विषण्य और अविश्वास से मैं उससे सुनती रही, क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का जवार भाटा जगाती है। खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारी, तरह तरह की जानकारी देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। तो रास्ते में आते आते जितेन ने लेखिका को बताया कि यहाँ एक ऐसा पत्थर भी है जहाँ गुरु नानक देव के पैरों के निशान है, पाँव के निशान हैं, और वो यहाँ से कहीं जा रहे थे और उनके हाथ में क्या थी? चावल की थाली थी, और उस थाली से जहाँ जहाँ भी चावल के दाने गिरे वहाँ आज धान की खेती की जाती था, चावल की खेती की जाती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं, खेदुम कहा जाता है। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया, यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। अर्थात यहाँ पर लिखा है कि यह देवी देवताओं का निवास है और यहाँ जो लोग इस क्षेत्र को गंदा करेगा अर्थात गंदगी फैलाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है, अर्थात वह बेमौत मारा जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीप निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने हम उनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गंगटोक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए, इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले ही टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके बाद ही कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यह सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। अर्थात युमथांग पहले कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था कि एक बार भारतीय आर्मी के अंदर कप्तान शेखर दत्ता जी के दिमाग में विचार आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखने से कुछ नहीं था, यदि इस क्षेत्र को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए तो इस क्षेत्र के अंदर इनकम के साधन हो सकते हैं।
हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा जो लेसन नंबर 3 था, सना सना हाथ जोड़ी, आज समाप्त हो चुका है। और सभी विद्यार्थी इसके अभ्यास के प्रश्न अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके लेके आएंगे और इनको याद भी करेंगे। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नया गंतोक लेखिका को किस तरह से मोहित कर रहा था। प्रश्न नंबर 2, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। प्रश्न नंबर 3, कभी सफेद तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। प्रश्न नंबर 4, जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी। प्रश्न नंबर 5, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। प्रश्न नंबर 6, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। ये प्रश्न नंबर 7, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 8, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। ये सभी विद्यार्थी ये 8 जो प्रश्न हैं उनके उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इनको याद करेंगे।